आप में से कितने लोगों की पूरी मान्यता अपनी रूढ़ी प्रथा पे है? बिल्कुल, मतलब कोई डाउट नहीं है। जो भी हम अपने आदिवासी जीवन जी रहे हैं उसमें, और कुछ लोगों का डाउट है। इसका मतलब अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जानना चाहूँगा जो ये मानता है कि जो हमारी रूढ़ी प्रथा है, जो हमारा आदिवासी समाज है, उससे बेहतर नया विकास है। ऐसा भी कोई आदमी है जो मानता है? क्योंकि आपके बच्चे मानते हैं, और आपके बच्चे तब तक नहीं मान सकते, पानी दे दो, आपके बच्चे तब तक नहीं मान सकते जब तक आप ना मानते हो। यह भी पक्का है। मतलब आपके बच्चे उस बात को बिल्कुल अपने जीवन में अपना लें, यह केवल तभी संभव है जब आप लोग उसको मानते हो। हम जहां रुके हुए हैं वहां पर हमारा सुबह ही सामना हुआ एक माँ से, जिसने अपने छोटे से शायद 2 साल के बच्चे को, या 2 साल का 2.5 साल का बच्चा होगा, उसको मोबाइल दिया हुआ है। इसका मतलब है कि वो माँ मान रही है कि वो मोबाइल जो है वो उस बच्चे के फायदे के लिए है। माँ अपने बच्चे को कोई गलत चीज तो नहीं देगी ना। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत चीज नहीं देगी। और अब मैं ये देख रहा हूं कि, आप बैठ जाइए, अब मैं ये देख रहा हूं कि मोबाइल का असर क्या हो रहा है इंसान के ऊपर, बच्चों के ऊपर। मैं सिर्फ ये मोबाइल का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया, उदाहरण ये लिया ताकि आप लोगों को मैं ये बात बताने में कामयाब हो जाऊं कि आप हमसे लगभग 30 साल पीछे हो। तो मतलब पीछे, मतलब जो आज आपके गांव में मैं देख रहा हूं, जिस तरह का जीवन शैली मैं आपके गांव में आज देख रहा हूं, वो जीवन शैली मेरे गांव में 30 साल पहले हुआ करती थी। तो आज मेरे गांव को बाकी जगह पर विकसित गांव में गिना जाता है कि ये तरक्की कर चुका गांव है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपका गांव जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो अगले 5, 7, 10 साल में आपका गांव हमारे जैसा बन जाएगा। तो यही मतलब हुआ ना। यह मैं इसलिए अंदाजा लगाया कि विष्णु भाई ने मुझे बताया कि जब मैं यहां 10 साल पहले था इस इलाके में, तब 10 साल पहले यह आदिवासी समाज बिल्कुल अलग था। और जब से यहां मोबाइल नेटवर्क आया है, जब से यहां टीवी आ गया है, जब से बिजली आई है, तब से अलग हो गया है, तब से बिल्कुल बदल गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी पिछले 10 साल में आपने 20-30 साल का समय कवर कर लिया अचानक से। आपके घर में मोबाइल आ गया है, आपके घर में स्कूटर आ गया है, आपके घर में मोटर बाइक आ गया है, 4 व्हीलर आ गया है। अब आपकी जिंदगी बिजली के बिना चलना मुश्किल हो गया है। जहां बिजली नहीं आ रही है वो दूसरों के घरों में बिजली के कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि आप थोड़े दिनों के बाद हमारे गांव के जैसा आपका गांव बन जाएगा। अब मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, मैं अपने गांव की स्थिति बताऊंगा, आप तय कर लेना आपको वैसा गांव चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है ना? जिसको दुनिया अच्छा गांव बोल रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको कि कौन सी चीज को छोड़ना पड़ेगा, कौन सी चीज को करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा इस चीज का ये असर होना है और इस चीज का ये असर होना है। आपको अगर अपने बच्चों को वैसा जीवन देना है, आपको यदि अपने समाज को वैसा जीवन देना है, तो जो चल रहा है वो ठीक है। और यदि आपको लगता है कि ये जीवन हमको नहीं चाहिए, तो आज ही ये निर्णय लेकर चलना है कि भाई हमको अपने बच्चे तो बचाने पड़ेंगे। मैं बचाने की बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से लगभग 30 साल पहले मैं अपना गांव छोड़कर गया था। 30 से कुछ ज्यादा साल पहले।
और किस लिए छोड़कर गया था कि मेरे गांव में जो स्कूल था वो 10वीं तक का था, तो आपके गांव में 5वीं तक का होगा या फिर नहीं होगा। तो अब आपको एक आदमी ने, किसी सरकार ने या किसी एनजीओ वाले ने या किसी शहर में रहने वाले आदमी ने जो सूट बूट पहनकर आपके गांव में आया है, उसने आपको यह बता दिया, कभी मेरे घर वालों को भी बता दिया होगा, क्योंकि तभी मैं वैसा हो गया और तभी मुझे यह अक्ल आई बर्बादी की 20-30 साल के बाद। मुझे किसी ने, मेरे घर वालों को किसी ने यह बता दिया कि पढ़ना इतना जरूरी होता है, अपने बच्चे को पढ़ लिख कर कुछ बनाइए। और वो दौर में जब ये बात कह रहा हूं, तब मेरे गांव का जो नंबरदार है, मेरे गांव का जो सरपंच है, मेरे गांव का जो बड़ा जमींदार है जिसके पास खूब जमीन है, और जो गांव का मजदूर है, उन दोनों के बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। जिस वक्त ये बात जब मैं पढ़ रहा हूं अपने स्कूल में, अपने गांव के स्कूल में, आज ये हालत नहीं है। आज जो मजदूर है जिसके पास रोटी नहीं है, उसका बच्चा पढ़ रहा है जो सरकार द्वारा चलाया गया स्कूल है। थोड़े कम पैसे वाला बच्चा पढ़ता है उसी गांव के प्राइवेट स्कूल में, किसी ने खोला हुआ है थोड़ी मोटी जगह पे। थोड़े ज्यादा पैसे वाला ने, वो पड़ोस के गांव में जाता है, बस में जाता है या ऑटो रिक्शा में। और थोड़ा ज्यादा पैसे वाला है, वो बिल्कुल टाई पहन के और सूट बूट पहन के उसका बच्चा निकलता है महंगे स्कूल में, एसी बस में। और जो और ज्यादा पैसे वाला है, उसने गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट कर लिया है, वो अब शहर में रहता है। यानी मेरे गांव के अब 5 टुकड़े हो गए हैं। जिस टाइम पर मेरे गांव के मजदूर का बच्चा और जमींदार का बच्चा एक साथ पढ़ रहा है, उस टाइम पर मेरे गांव में पुलिस को एंटर करने से पहले पूछना पड़ता है। पुलिस का एक सहायक है या पुलिस का एक मित्र है, कोई नंबरदार या कोई सरपंच या गांव के पंचायत का मेंबर, पहले वो उसके घर जाएगा, पंचायत में उसके घर जाएगा या फिर उसको बुलाएगा, गांव के बाहर बुलाएगा, बोलेगा कि तुम्हारे गांव से फलाना फलाना बंदा के बारे में एक शिकायत आई है, अब उसकी जांच करनी पड़ेगी, उसने अपराध किया है। जब ये कन्फर्म हो जाएगा कि उस बंदे को वाकई में जाना चाहिए, तब पुलिस उसके घर जाएगी, वरना पुलिस की औकात नहीं थी वो गांव के अंदर घुस जाए। किसी की औकात नहीं थी, कोई आपका चालान नहीं कर सकता था। गाड़ी पे प्लेट लगी है कि नहीं लगी है, आप रॉन्ग साइड से चला रहे हो कि सही साइड से चला रहे हो, आपने जब तक किसी का नुकसान नहीं किया है तब तक कोई पुलिस वाला आपको रोक कर यह नहीं पूछ सकता तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। ये टाइम मैंने देखा है मेरे गांव में। और फिर हम जैसे लोग, हमारे परिवारों ने सोचा कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, इनके खेतों में तो कुछ रखा नहीं है, यहां तो गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमको ये बताया गया कि जो तुम्हारी वेशभूषा है, जो तुम्हारा रहन सहन है, वो गरीबी की निशानी है। हमको ये बताया गया कि तुम जो ये छप्पर डाल करके बैठे हो, ये गरीबी की निशानी, और अमीरी का मतलब पक्का मकान है। आपको भी बताया गया होगा ना, आजकल नए नए अमीर जो पक्के हैं वो लोग, अभी मैंने देखा है आपके गांव में भी सीमेंट वाले मकान बनने लग गए हैं। और दीदी बता रही थी कि सीमेंट वाले मकान में जो जगह है उसमें जब बैठते हैं तो वहां बैठा नहीं जाता है, दम घुटता है, वहां से फिर हमको उसी में आना पड़ता है, अपने परंपरा वाले में। लेकिन अब ये बात तो सरकारी अधिकारियों को भी पता है, तो फिर सरकारी अधिकारी बैठ के आपसे चर्चा करेगा, तब बोलेगा अरे एक बार पंखा लगा के देखो, बहुत अच्छा लगेगा वहां पर, एक बार पंखा लगा लो उस जगह पर। फिर पंखा लगा लेंगे, फिर पंखे से बात नहीं बनेगी तो कूलर लगा लेंगे कभी बहुत ज़्यादा गर्मी में, फिर एक दिन एसी भी लगेगा। मेरे गांव के हर घर में लगा हुआ है, उस गांव के हर घर में लगा है जहां कहीं पंखा भी नहीं होता था। कभी अगर बहुत ही ज्यादा गर्मी का कोई 1 या 2 महीना होता है, पूरे 12 साल तो 12 महीने तो नहीं होते ना गर्मी के, वो जो 1-2 महीना होता है उसमें हाथ से काम चला लिया करते थे। और वो भी खेत में काम करने का समय होता था, खेत में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ऊपर धूप है, तो धूप में मेहनत करने के बाद जब आदमी बैठता है, गर्मी सर्दी कुछ पता ही नहीं है उसको, नींद ऐसे टक से आ जाएगी।
उसको क्या फिक्र है कि नहीं, वो पेड़ के नीचे भी सो जाएगा, खेत की मेड़ पे भी सो जाएगा, थोड़ी सी छाया देखी वहां सो जाएगा, ऐसे हो रहे ना, उसको कोई फिक्र नहीं। अब मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि मुझे, मेरे गांव वालों को, मतलब मेरे बड़े को, मैं तो उस टाइम बच्चा हूं जब मैं गांव से पढ़कर जा रहा हूं, तो ये बताया कि ये बच्चा जब बाहर जाएगा तो पढ़ लिख लेगा और कामयाब हो जाएगा। हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा कामयाब हो जाए। तो ज़रूर आपके माँ बाप भी ऐसे कहते होंगे आपको कि पढ़े बिना बात नहीं बनेगी, पढ़ लिख कर कुछ बनना पड़ेगा। और हमें, हमारे घर वालों ने ये नहीं बताया कि पढ़ना क्यों है। असल में पढ़ाई पढ़नी थी कि अब जब आपके ऊपर पुलिस वाले डंडा चलाते हैं, जो आपकी जमीनों को कब्जा करने का खेल खेलते हैं, जो आपके साथ में षड्यंत्र रचते हैं, वो षड्यंत्र ना रच पाए इसके लिए आपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उसकी समझ दे दो। मकसद तो था ये, लेकिन बच्चों को समझा दिया ये कि तुमको पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है, उसमें पैसा मिलता है। और जो काम करते हो खेत में उसमें पैसा नहीं मिलता है। और खेत में काम करने के बाद जो फसल है उसकी कीमत सरकार ने देख रखी है। सरकार का आदमी कह रहा है कि जो धान है या गेहूं है या जो दाल है वो इस भाव बिकेगी। भाई 25 रुपया किलो बिकेगा कि 30 रुपया किलो बिकेगा, ये तो सरकार तय कर रही है ना। आपको लगता है वही भाव है उसका, आपको लगता है वही कीमत है उसकी। एक बार सोच कर देखो, अगर वो मिलनी बंद हो जाए तो क्या कीमत है। अनाज मिलना बंद हो जाए तो क्या कीमत है उसकी। उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, क्योंकि तब आपका बच्चा भूखा मर रहा है। तब उस अनाज से बना हुआ बिस्किट या ब्रेड या पाव रोटी या कुछ भी मिल जाए, आप मतलब फट से लोगे और खिलाओगे उसको। और ये सारी चीजें सड़ा कर बनती हैं। हम जो बनाते हैं, अपना जो पारंपरिक खाना बनाते हैं, वो जिस तरह से पकाते हैं वैसे नहीं बनती हैं। और जब जहां जिस देश में आज तक भूखमरी आई है, जहां भी अनाज की किल्लत हुई है, वहां यह समस्या रही है। तब देखा उन्होंने कि अनाज की क्या कीमत है। और पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है अगर उनके पास अनाज काबू हो जाए तो। और अनाज काबू करने के लिए जमीन काबू करना जरूरी है। और जमीन काबू करने के लिए जमीन से इस आदमी को दूर करना जरूरी है। और जमीन से दूर करने के लिए जमीन के काम से दूर करना पड़ेगा। और जमीन के काम से दूर करने के लिए इसको दिखाना पड़ेगा कि जमीन वाले काम में कोई फायदा नहीं है, इस वाले काम में फायदा है। वो बिजनेस हो सकता है, धंधा हो सकता है, नौकरी हो सकती है, वो लूटपाट हो सकती है, वो गांजा चरस बेचना हो सकता है, वो दारू बेचना हो सकता है, वो और कुछ करना हो सकता है। वो दिखाया जाएगा आपको कि पैसा जो है वो इस काम में है, असली संपदा इस काम में है। तो आपके आसपास जो पक्के मकान होंगे और बढ़िया बड़ी गाड़ी होगी और जितना भी मोटा पैसा दिखाई देगा, वो केवल गलत काम करने वाले लोगों के पास दिखाई देगा। होता है कि नहीं होता? कोई भी नेक नियति से अपना जीवन जीने वाले आदमी के पास पैसा दिखाई नहीं देगा। तो हमको क्या लगेगा? हमको क्या लगेगा कि यह जीवन उनका सफल है जिनके पास बहुत सारा पैसा है। जब वो आके आपको वीडियो दिखाएगा कि भाई देखो मैं जहाज से चलता हूं, मैं नहीं ऐसे स्कूटर मोटरसाइकिल से चलता हूं, इतना पैसा हो गया है, तो आप मतलब देखने वाले को क्या लगेगा जिसने कभी जहाज में उड़कर नहीं देखा है कि यार ये ऊपर कैसे उड़ता होगा, ये तो यार बड़ा मजा करता होगा, ये तो बहुत मजे की चीज होगी। लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि जब आप जहाज में उड़ते हो और जब उतरते हो तो जो दिमाग का और शरीर का संतुलन है वो कितना खराब होता है। और जो कान के पर्दे हैं, इसके अंदर जो लिक्विड है वो हिलने की वजह से कान ऐसे टक टक बोलता है। और अगर ज़्यादा हवाई जहाज में सफ़र करो तो आपका परमानेंट डैमेज हो जाता है। ये नहीं बताएगा वो कभी भी, क्योंकि वो क्यों बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
उसने तो आपको सिर्फ इतना बताना है। वो आपको ये तो बताएगा कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ गई है। उस बड़ी गाड़ी में वो सारा दिन घूमता रहता है तो पीछे से उसका परिवार बर्बाद हो चुका है, वो ये नहीं बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि उस सारा दिन सफर करने की वजह से उसका शरीर भी खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है। वो आपको बताएगा कि तुमको मेहनत करनी पड़ रही है सुबह से लेकर रात तक, तुम्हारी तो जिंदगी भी खराब है। वो मेहनत को जिंदगी खराब करना बोल रहा है और हमको भी ऐसा महसूस होने लग ही जाता है। क्यों? वो कह रहा है मेरे पास तो इतना महंगा मोबाइल है, मैं तो इसमें जोन सा चाहे प्रोग्राम चला सकता हूं। आपको लगता है यार मेरे घर में तो टेलीविजन भी नहीं है। अब फिर पंगा शुरू होता है, फिर आप भी वैसी ही चीजों की कामना करने लग जाते हो कि काश मेरे पास भी मोबाइल होता, मेरा बच्चा भी नौकरी करता, मेरा बच्चा भी शहर में रहता, मेरा बच्चा भी हवाई जहाज में उड़ता, मेरा बच्चा भी बाबूजी बन के कोट पैंट पहन के चलता, लोग उसको भी सलाम ठोकते। ऐसा लगता फिर हमको भी ऐसा ही करना है हमारे बच्चों के लिए। और फिर हम अपने बच्चों को बोलना चालू कर देते हैं, पारंपरिक जीवन में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ पढ़ाई में रखा है, पढ़ लिख लो। हमको भी ऐसे ही बोला हमारे घर वालों ने कि पढ़ लिख लो। फिर हम पढ़ने लिखने के लिए शहर आ गए। हमें शहर में रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए छोड़ दिया गया और हम वहाँ पढ़ाई करें और पढ़ाई करके फिर हम कुछ साल के बाद में नौकरी लग गए। सारे गांव में खुशियां मनाई गई, घर वालों ने लड्डू बांटे। लेकिन फिर सरकार ने खेल खेला। वो ये बोली, सरकार बोली कि ये जो लड़का नौकरी लगा है ना, हमको पता तो चल गया है कि नौकरी लगने के लायक है, लेकिन ये अपने गांव में नौकरी करने के लायक नहीं है। इसको नौकरी दूसरे गांव में करनी पड़ेगी। वो इतनी दूर करनी पड़ेगी कि वो अपने गांव में रोज आ भी नहीं सकता है, और अगर आ रहा है तो सिर्फ आना जाना ही करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। गांव वालों की किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले पाएगा। जब तक स्कूल लग रहा है, मैं टीचर था, स्कूल टीचर, जब तक स्कूल में काम कर रहा है तब तक तो गांव से बाहर है ही। जिस टाइम पे छुट्टियों का टाइम होगा उस टाइम इसका कोई सेमिनार लगा दो, इस टाइम उसका कुछ और कर दो, ताकि ये गाँव में रुके ना, ताकि अपने समाज के साथ बैठकर चर्चा ना करे, ताकि समाज को बता ना दे कि सरकार कैसे तुम्हारे बच्चों को बर्बाद कर रही है। 8 साल तक नौकरी करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि हमारी मदद से ही हमारे ही गांव के बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने खेल समझ में आया उस वक्त। मेरे गांव में उस गांव से बंदा नौकरी करने जाता है जिस गांव में मेरी नौकरी है। समझ रहे हैं? मेरा ये गांव है, मैं इस गांव में नौकरी करता हूं, तो यहां का बंदा मेरे गांव में नौकरी करने जा रहा है और मैं वहां जा रहा हूं। तो मेरा दिमाग खनखनाया यार। मैं सुबह सुबह उठ करके मोटरसाइकिल या कार को सेल्फ मारता हूं और वहां पहुंचता हूं, और उसमें से एक और कमाल की बात हो रही है, मैं अपने गांव से उसके गांव नहीं जाता हूं। मेरा गांव यहां है, मेरी नौकरी यहां है, और मैं रहता करनाल में हूं, कहीं और। तो अब मैं करनाल से वहां जाता हूं, फिर कभी गांव में जाना हो तो फिर मैं यहां आता हूं, और वो नौकरी करना भी वाला भी फिर वहां से यहां आता है, और फिर मैं वहां से फिर वापस जाता हूं करना। मतलब मैं घूम रहा हूं नौकरी करने के चक्कर में, और मेरे पास समय नहीं है दूसरे कामों के लिए, अपने समाज के लिए, बात करने के लिए। और मैं देखा कि जिस तरह से मेरी मदद से उसके गांव के बच्चों को खराब करा जा रहा है, तो उसकी मदद से मेरे गांव का बच्चा खराब किया जा रहा है। खराब कैसे करा जा रहा है? अभी आपके में से किस किस के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो। जिनके बच्चे कोई आस पड़ोस में भी जाते होंगे, जाते हैं ना, लगभग सभी के बच्चे स्कूल में जाते हैं, जिनके भी बच्चे हैं। और अभी लॉकडाउन लग गया था, स्कूल बंद था। कितने लोग हैं जिनके घर में पहले मोबाइल नहीं था और उन्होंने बच्चों के होमवर्क के लिए या काम करने के लिए मोबाइल लिया था? है कोई ऐसा आदमी? अब बैठे हैं। अब यानी आपको मोबाइल लेना पड़ा क्योंकि आपको अपने बच्चे पढ़ाने अंदर से ये, और मोबाइल दे दिया। और आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे अब मोबाइल के आदी हो चुके हैं? करना पड़ेगा हाथ खड़ा, नहीं तो मानना पड़ेगा कि हमने ये काम कर दिया है, गड़बड़ हो चुकी है। हो गया ना?
आपने लिया था मजबूरी में कि लॉकडाउन लगा है, कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, और मोबाइल आ गया। और अब बच्चा इस टाइप का इतना लत पड़ चुका है, ना तो डंगरों का काम करेगा, ना खेत का काम करेगा, ना मां बाप से बात करने का टाइम है। बात करोगे तो खाने को दौड़ेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाना हजम नहीं होगा। हो रहा है घरों में दिक्कत? अच्छा, आपके घर में दिक्कत हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, मेरे घर में होगा तो मुझे दिखाई देगा। तो ये किस किस के घर में हो रहा है? मैं कह रहा हूं सबके घर में हो रहा है। सबके घर में हो रहा है तो ये सारे देश के घर में हो रहा है। लॉकडाउन तो सारे देश में लगा था। अगर ये सारे देश के घर में हो रहा है तो क्या आपके नेता को पता नहीं है? उसको पता है। आपके मास्टर जी को पता नहीं है? उसको भी पता है। जिस कंपनी ने ये बनाया है उसको नहीं पता है क्या? उसको भी पता है। उस मोबाइल में क्या आता है ये उस कंपनी के मोबाइल बनाने वाले को भी पता है, उस मोबाइल नेटवर्क वाले को भी पता है। उस यूट्यूब पे जो आता है, फेसबुक पर जो आता है, इंस्टा पे जो आता है, अश्लील वीडियो जो आपके बच्चों को परोसी जाती है, जो गंदगी परोसी जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा आदिवासी समाज खराब होने की कगार पर है, वो परोसा जा रहा है। ये बात उनको नहीं मालूम है कि आपका समाज खराब हो रहा है, या पता है? उनको पता है। अगर उनको पता है तो इसका मतलब वो तो आपके समाज को खराब करना चाहते हैं। आपको भी पता है तो मतलब आप भी अपने समाज को खराब करना चाहते हैं। भाई आपको पता है कि इससे गड़बड़ हुई है, आपको पता है कि यह हो रहा है। और मैंने कल सुना था, मेरे वहां पर कल हमारा बोकारो में वो पेटरवार में हमारा वो था कार्यक्रम था, ट्रेनिंग थी 3 दिन की। उस ट्रेनिंग के अंदर एक मैसेज आया हुआ था कि हमारा एक गांव है, वहां पर 70-80 गांव हैं वहां पर, जहां 70-80 हजार लोगों की आबादी है, मतलब 200-300 गांव, जहां नेटवर्क नहीं है और स्कूल नहीं है और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से लोग रहते हैं। वहां के कुछ लोगों ने डिमांड करी है सरकार से कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं, मोबाइल नेटवर्क नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं। मैंने कहा लो, ये और अपनी बर्बादी मांगने आ गए। अब अगर आप लोग सोचो, मैं आया हूं दिल्ली के 100-150 किलोमीटर के दायरे से, मेरा गांव भी बिल्कुल आपके जैसा हुआ करता था। मैं आपको अपना गांव बताने आया हूं कि देखो ये सब होने से मेरे गांव में ये हुआ, आपको भी यही चाहिए तो आप भी तरक्की जारी रखो। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर इस पर बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। और फिर जो अभी गांव मांगने लगा है, फिर आप में से किसी ना किसी को वहां जाके बताना पड़ेगा, भाई 10 साल पहले आया था, हमारा ये काम हो गया है, मत मांगो ये। फिर वहां आपका विरोध होगा। विरोध कौन करेगा? ये बहुत काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं, यह समझना इतना जरूरी है। आप सब लोग वेशभूषा से एक दूसरे को पहचान सकते हो अगर आपने पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई है, पर हम सब ने अंग्रेजों वाली पैंट शर्ट पहननी चालू कर दी, टी शर्ट और जींस पहननी चालू कर दी, फिर भी पहचान पाओगे कौन शहर का है कौन गांव का है? सबसे पहले उन लोगों ने आपकी पहचान खत्म करनी है। सबसे पहले वो ये देख लें कि इनकी पहचान खत्म हो जाए, ताकि बाहर से आया हुआ आदमी भी आपके जैसा लगे। नहीं तो बाहर का आदमी बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले बाहर से आया आदमी साफ दिखाई देता था, वो दिन में अपना तमाशा दिखा के जाता था, बात कह के जाता था, फिर गांव के लोग आपस में बैठकर चर्चा करते थे कि जो दिन में बंदा आया था वो ऐसा बोल रहा था, वो सारी बात सच नहीं है, हमने फलानी जगह देखा है वो गलत था, तो इसलिए इसकी बात को मानना नहीं है। तो पूरा गांव सर्वसम्मति से निर्णय ले लेता था कि बाहर के आदमी को क्यों चिंता है भैया आपकी? एक कंपनी का आदमी आ रहा है, वो कह रहा है हमें आपकी बहुत चिंता है, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ऐसा जीवन जीने लग जाओगे। अरे भैया, तुम अपना काम छोड़ के हमको हमारी तरक्की बताने आए हो? बल्कि वो कहता मैं साथ लग के आपकी तरक्की करवाऊंगा। मेरे से तो नहीं होगा ये काम। जैसे मैं आपके बीच आया हूं, मैं आपको बता के तो जा सकता हूं, मैं आपकी तरक्की कराने में तो मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो अपनी करनी है।
लेकिन अगर आपके उस काम में सामने वाले का फायदा ज्यादा होगा तो वो जान जान के आपको से करवाएगा। और अगर आप लोग उसकी बात को नहीं मानोगे तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो आपके बीच में से ही कोई लालची, कोई सत्ता का भोगी, कोई अय्याश, कोई नशेड़ी ढूंढेगा आप में से ही। उसको पैसा मिलेगा, तुमको ये सब दे देंगे, तुमको केवल अपने गांव में इस बात का प्रचार करना है कि बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, जो हमको फसल बढ़िया कैसे होगी वो बताएंगे, बच्चे बढ़िया कैसे पढ़ेंगे वो बताएंगे, ये सब काम कैसे होगा ये बताएंगे। और फिर आपका गांव इंतजार करेगा शाम को या दोपहर में उस बंदे के आने का। बन रहा हो रहा है ऐसा कुछ आपके आसपास, ये हो रहा होगा ना, हमारे यहां ये पहले हुआ है। और जब बाहर के आदमी की एंट्री नहीं देंगे तो वो आपके ही आदमी को एनजीओ बनवा देंगे, किसी संगठन में पदाधिकारी बना देंगे, किसी जगह पर पावर दे देंगे। क्योंकि ये मैंने नागालैंड के, आसाम के क्षेत्र के कुछ साथी अपने से जुड़े हैं अपने जनता सरकार मोर्चा में, वहां के साथियों ने बताया था। उन्होंने ये बताया कि पहले हमारे यहां जो आर्मी और पुलिस है उसकी एंट्री बैन थी, उनके एरिया में एंट्री बैन थी कि कोई भी जाता था तो वहां के आसपास के लोग उसको छोड़ते नहीं थे। अब गेम खेला इन्होंने, उन्होंने क्या खेला कि भर्ती निकाली पहले कि कलेक्टर की भर्ती निकलेगी, हैं? जैसे आपका मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बना दिया, ठीक है ना। इधर से राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू बना दी। जिस दिन द्रौपदी मुर्मू बनी थी ना राष्ट्रपति, मेरी फेसबुक वॉल पे मैंने लिखा था कि अब आदिवासियों की खैर नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने वो खेल समझ लिया था कि भाई डीसी की भर्ती में एसटी का कोटा है, एसटी के कोटे में आपके बच्चे को थोड़ी मेहनत से ही कलेक्टर का पद मिल जाएगा। कलेक्टर का पद मिल जाएगा तो अखबार में छपेगा, आदिवासियों की बेटी ने नाम किया रोशन, कुडू जिले का, कुडू एरिया का नाम किया रोशन। कुडू वाले कूदेंगे, ढोल बजाएंगे, नाचेंगे कि हमारी बेटी कलेक्टर बनी है या हमारा बच्चा कलेक्टर बना है। और अब आपके पास सरकार का आदमी एक आएगा और बोलेगा, ओ जाहिलो, अपने कलेक्टर को ऐसे कच्चे सड़क पर चलाओगे क्या? इसके लिए कम से कम इसकी गाड़ी आएगी स्वागत के लिए, पक्की सड़क तो बनवा लो। तो फिर वो सारे आदिवासी खुद अपने हाथ से पक्की सड़क बनाएंगे, क्योंकि उनकी बेटी द्रौपदी मुर्मू आ रही है, उनका बेटा कलेक्टर आ रहा है, उनका बेटा तहसीलदार आ रहा है। समझ रहे हो? अपने हाथों से अपनी बर्बादी की वो लिखेंगे फिर हम आदिवासी लोग। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा उनके खेल में शामिल हो गया है। अब आदिवासियों की भाषा को आदिवासी जानता है और व्यापारियों की भाषा को सरकार समझती है, जिसको हम सरकार कह रहे हैं, केंद्र सरकार। आपकी जमीन के अधिग्रहण का मामला आ गया, आपकी जमीन अधिग्रहण करनी है, कलेक्टर आ जाए और कोई भी आदमी आ जाए, वो आकर के आपको कागज दिखा दे, ये मेरे गांव में हो चुके हैं। इसीलिए बता रहा हूं ये सारी बातें कि ये आपके आसपास भी बिल्कुल वैसा वैसा होता हुआ आजकल दिखाई दे रहा है जो मेरे वहां 30 साल 40 साल पहले, 35 साल 25 साल पहले हो चुका। जब वो जमीन को लेने आएगा कि तुम्हारे यहां सड़क बनेगी, कोई भवन बनेगा, कोई फैक्ट्री लगेगी, तुमको रोजगार मिलेगा। मेरे गांव में रोजगार के लिए जमीन ले ली, 150 एकड़ जमीन, 180 के करीब। वो जमीन लेने के बाद बोले क्या होगा यहां पर कि शुगर मिल बनेगा। शुगर मिल क्या होगा? हमारे यहीं पर सस्ती चीनी मिलेगी, गांव वाले गन्ना लगाएंगे, उनको उचित दाम मिलेगा और हर घर से रोजगार देंगे, ऐसा बोल दिया गया। अभी 10-15 साल तो हो ही गए हैं उसको लगे हुए, 15 के भी 20 साल होने को हैं। हमारे वहाँ पर किसी को कोई रोजगार नहीं है।
रोजगार अगर है तो चपड़ासी का है, ड्राइवर का है, सुपरवाइजर का है, वहाँ पे मजदूरी करने का है, दिहाड़ी का है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क का है, वो भी 3-4 बस, वो भी ठेके पर, पक्का नहीं कोई भी रोजगार है। रोजगार कोई नहीं है, स्मेल से बुरा हाल है, वहाँ से राख उड़ती है, सबके घरों के ऊपर आती है, बाहर कपड़े नहीं सुखा पाते हैं, बदबू इतनी बुरी मारती है, मच्छर इतने मोटे मोटे हो गए हैं बैल के जैसे, मतलब मरते ही नहीं है किसी चीज़ से। मच्छरों को रोजगार मिल गया, मच्छरों को रोजगार क्या, भोजन सब मिल गया उनको तो। और वहाँ पर नौकरी करने के लिए आ रहा है बाहर से, कहीं और से। भाई आप सोचो, मेरे वहाँ पर महीने का मतलब अगर 50,000 रुपया सैलरी ना हो तो कम सैलरी लगता है, आपको तो 20,000 भी ज़्यादा लगेगा। अगर आपको कह दे कि रहना खाना और 20,000 तो खुश हो जाओगे ना, खुद खुशी खुशी अपना गांव छोड़कर भाग जाओगे और हमारे वहाँ जा करके रहना चालू कर दोगे आराम से। क्यों जी? 20,000 कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो कोई है ही नहीं 20,000 मिलने का रास्ता। और लेकिन कमाल की बात ये 20,000 का 20,000 वहीं खर्च करके आओगे, मिलेगा जरूर 20,000। अगर जीवन जियोगे इंसान की तरह तो 20 के 20 वहीं खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर जीवन जीना है कीड़े मकोड़े की तरह, फिर पैसा बचा के घर भेजना बात अलग है। और ये अपने घर से विस्थापित हुए हर आदमी की कहानी है ये। जिस भी आदमी ने आपके यहाँ से विस्थापित होकर मेरे यहाँ गया, तो मेरे यहाँ से विस्थापित होकर बड़े शहर में चला गया, वहां से विस्थापित होकर अगर अमेरिका कनाडा चला गया, सबका यह हाल है। तो वो आपकी बर्बादी कैसे लिखेंगे? आपके ही आदमी के जरिए। वो आपको समझाने के लिए किस किस तरह का खेल खेलेंगे कि आपके गांव में एनजीओ बनाएंगे, एनजीओ वाला आपके बच्चे को पढ़ाएगा फ्री में, क्योंकि स्कूल नहीं है ना, तो वो पढ़ाने आएगा, तो पढ़ाने का पैसा उसको सरकार की तरफ से मिलेगा। आपको लगेगा यार कितना तरक्की पसंद आदमी है, कितना देवता आदमी है, कुछ नहीं लेता हमसे, पैसे भी नहीं लेता, हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। अब वो एनजीओ वाला आदमी आपको बोलेगा, देखो आपको एक स्कीम बताता हूं, बहुत फायदा है, तुम आधार कार्ड बनवा लो, तुमको 5 किलो राशन फ्री मिलने चालू हो जाएगा। तुम राशन कार्ड बनवा लो, तुमको 5 किलो राशन चालू हो जाएगा। तुम सरकार का ये वाला कागज बनवा लो तो तुमको ये मिलना चालू हो जाएगा। हमको क्या लगता है, एक कागज बनवा लेने से क्या फर्क पड़ता है, फ्री में तो मिलता ही है। अपने वाला आदमी फ्री में तो जहर भी नहीं छोड़ता कि चल चूहे मारने के काम आएगा। है कि नहीं? ऐसे हो रहा है, हो रहा है ना? ऐसे ही हुआ है। वो आदमी आपको बता के और फिर आपको क्या करेगा, वो जो आदमी अपनी मर्जी का मालिक था, जिसके यहां अगर एसडीएम भी आता था तो पूछकर आता था, जहां पुलिस भी एंटर करती थी तो पूछकर करती थी, अब वो आदमी चिट्ठी लेके आएगा, आपकी ये वाली जमीन हमने ले ली है, यहां पर हम विकास कार्य करेंगे। अगर आप अनपढ़ हैं, अगर आप अपनी रूढ़ी प्रथा को मानते हैं और अपने जीवन शैली और अपने गांव के ऊपर भरोसा रखते हैं और आपका पूरा गांव इकट्ठा है, तो उसी टाइम आप सारे लठ उठा लोगे या अपना हथियार उठा लोगे कि तुम एंटर करके दिखाओ, तुमको काट डालेंगे यहां। लेकिन अगर कोई आपके बीच का आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, तो फिर वो एसडीएम क्या बोलेगा, अरे बिरसा भाई तुम तो पढ़े लिखे हो यार, इनको दिखाओ ना, सरकार का आदेश है ये। तो फिर वो भाई आएगा आपके बीच का आदमी, पढ़ेगा, हाँ भाई मानना तो पड़ेगा, सरकार का आदेश है। हुआ है ना? क्योंकि वो आपको पढ़ा लिखा करके सिर्फ इतना बनाया है कि वो पढ़ ले कि ये सरकार का आदेश है, भारत सरकार का आदेश है। वो मंत्रालय भारत ऊपर लिखा है भारत सरकार, नीचे लिखा है फलाना मंत्रालय, ढिमकाना मंत्रालय। वो मंत्रालय कभी वन मंत्रालय, वन विभाग कह देगा भारत सरकार का, कभी भारत सरकार का गृह मंत्रालय कह देगा, कभी कोई दूसरा कह देगा। अब भारत सरकार को मानने से कौन मना कर देगा? भारत सरकार को मानने से तो पाड़ा सरकार भी मना नहीं करेगा ना, क्योंकि भारत सरकार तो सारे आदिवासियों की सरकार है। हमको लगता है वो कागज भारत सरकार ने दिया है,
जबकि वो कागज भारत सरकार के अधीन किसी मंत्रालय ने दिया है और वो भारत सरकार यानी हमसे पूछे बिना लागू नहीं हो सकता। लेकिन वो हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमारा जो बच्चा पढ़ लिख गया है उसको इतिहास में और स्कूल में यह पढ़ा दिया गया है ऐसे ऐसे राज चले थे, ऐसे ऐसे राज आए थे, अनुसूचित जाति फलानी डिमकानी बन गई, अब तुम लोग इस अनुसूचित जाति से बाहर हो गए हो, ये वाला वन विभाग का है, ये वाला फलानी सरकार का है, अब तुमको इस पे पहले थोड़े इस हिस्से का ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फिर इस हिस्से पर नहीं है, फिर इस हिस्से पर थोड़ी देर में देखते हो ये तो छोटे थोड़ा सा रह गया यार, पहले सारा हमारा था। कभी सड़क के नाम पे चला गया, कभी फैक्ट्री के नाम पे चला गया, कभी किसी हो रहा है, थोड़े थोड़े रह रहे हो, धीरे धीरे शहर में आ रहे हो। अभी क्या करेंगे, आपके गांव को नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे, इसको शहर बना देंगे, तो क्या करेंगे, ये थोड़ी जमीन और नगर पालिका में आ गई है, ये जमीन और नगर, चारों तरफ से नगर पालिका को बढ़ाते जाएंगे, सेक्टर काटते जाएंगे। अब वो जमीन जो आदिवासियों की थी वो नगर पालिका में आ गई, अब वहां टैक्स नगर पालिका के हिसाब से लगेगा। अब वहां जमीन के रेट बढ़ गए हैं भैया, आपको लगेगा तरक्की हो रही है क्योंकि जमीन के रेट बढ़ रहे हैं, तो आप भी इंतजार करोगे हमारे वाला कब आएगा नगर पालिका में, है ना। तो आपका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया था, मैं गया था, मैं वापस आज तक नहीं लौटा। गांव जाने के बारे में सोचा वापस, तो पता लगा कि गांव के लोग जो थोड़ी बहुत समझ रखते थे या थोड़ा बहुत अकल रखते थे या नौकरी लग गए थे या थोड़ा बहुत काबिल थे या थोड़ा कुछ ऐसा करते थे, वो तो सब गांव छोड़कर जा चुके हैं, कोई किसी शहर में, कोई किसी शहर में, और सबने अपने बच्चों को बाहर पढ़ना चालू कर दिया है। तो अब गांव में कौन बचा है, केवल वो आदमी जो गांव छोड़कर जा नहीं सकता, यानी मजबूर आदमी। अब मुझे आप एक बात बताओ, आपके गांव की तरक्की या आपके गांव का बेहतरी मजबूर आदमी कर सकता है या मजबूत आदमी कर सकता है, कौन कर सकता है। जय जोहार का नारा है, सो गए हैं सब, एक बार बोल तो दो जोर से, जय जोहार का नारा है, उनको लगा यार ये टॉपिक बदल गया एकदम से। मुझे बताइए आप कि मजबूर आदमी आपका काम कर सकता है ज्यादा तरीके से या मजबूत। अब मैं कह रहा हूं गांव में तो सिर्फ मजबूर आदमी रहता है, तो वो गांव के बारे में सोचने की फुर्सत होगी मजबूर आदमी को, या चिंतन करने के वाला दिमाग भी नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो गालियां देने का बहाना ढूंढेगा। किसको देना है गालियां, ये मोबाइल ने नाश कर दिया, ये टीवी ने नाश कर दिया, ये बिल्कुल नाश हो गया है, सरकार ने कर दिया, कि फलाने ने कर दिया, कि किसी ने भी कर दिया, बस वो बोलेगा मैंने नहीं किया, बाकी सब ने कर दिया, है ना। और वो ये नहीं देख रहा है मोबाइल लाकर किसने दिया था, टीवी लाया कौन था, वो खुद ही लाया था ना अपने घर में। जो जो चीज का सत्यानाश हुआ था वो कौन लाया था, खुद लाया था। लेकिन अब गाली दे रहा है मोबाइल को, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रहा है। क्यों, क्योंकि उसे पता ही नहीं है करना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है उसको पता नहीं है करना क्या है, उसको सिखा दिया गया है कि जो तुम कर रहे हो ये एजुकेटेड आदमी का, शिक्षित आदमी का, अमीर आदमी का, अच्छे आदमी का काम नहीं है, ये तो गरीब आदमी का काम है। अब हम भी गरीब तो दिखना नहीं चाहते भैया, रहना तो अमीर ही चाहते हैं। भाई गरीब से गरीब आदमी भी जब कि बारात में जाएगा तो अपने जो सबसे बढ़िया कपड़े वही पहन के जाएगा, और एक बार तो पूछेगा घरवाली से, देखो जरा कैसा लग रहा हूं। क्यों भाई चाहे कैसा भी हो, हर आदमी ये दिखाएगा कि भाई ऐसा नहीं है। मतलब हम जो हैं उस असलियत से कुछ और दिखने चाहने की तमन्ना हमारी रहती है, ये इंसान की फितरत है। और इस साइकोलॉजी को इन लोगों ने पढ़ लिया, इसीलिए ये आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो आपकी पहुंच से बाहर है, और आप उसकी तरफ नजर दौड़ा लेते हो जो आपकी पहुंच से बाहर है। फिर आपके बच्चे उन हीरोइनों की तरह कपड़े पहन के नाचने का ट्राई करेंगे,
उनके तरह डायलॉग बोलने का ट्राई करेंगे, उनके जैसा कपड़ा, उनके जैसी गाड़ी चाहिएगी उनको, उनके जैसा ही बोलना है उनको, उनके जैसी ही भाषा बोलनी है उनको। और मालूम नहीं है उनको। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था सुबह वाली, जो मोबाइल लेके बैठा था उधर वाले में, उस बच्चे का जो कार्टून था, वो कार्टून बार बार दो बातें बोल रहा था कि मेरे फोर्ड ट्रैक्टर को उठाकर ले गए हैं। बैल नहीं बता रहे थे, खेत में जोतने में बैल मदद कर रहा है, उसको कार्टून ये नहीं बता रहा था। कार्टून क्या कह रहा था? खेत में काम कौन कर रहा है? ट्रैक्टर कर रहा है। तो वो छोटा बच्चा बड़ा होकर जब तक अपने हाथ से बैल से जोत नहीं लेगा, तब तक समझ में नहीं आएगा कि बैल से भी जोता जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपका बच्चा तीसरी क्लास, 3 साल का, 5 साल का होते ही स्कूल जाना चालू कर देगा, तो वो फिर बड़ा स्कूल में चला जाएगा। फिर आप बोलोगे काम करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो, तुम पढ़ाई करो बस, खाली तुम ध्यान पढ़ाई पर रखो। ये हमको बोला गया, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमने बच्चों को क्या बोला? तुमको पढ़ाई करनी है खाली, तुम इधर के कामों में ध्यान मत दो, खेत के काम में ध्यान मत दो, घर के काम में ध्यान मत दो, ये सब काम छोड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो। खाली पढ़ लिख कर तुमको कुछ बनना है। पढ़ लिख कर बनने की लिमिट है। लिमिट कितनी है? 10 लाख बच्चा फार्म भरेगा तो जाकर कोई 500-700 बच्चों को नौकरी या जगह मिलेगी। तो मतलब सब बच्चों के लिए तय है कि उनको रोजगार तो नहीं मिलना है। अब जो रोजगार उसका खुद का था, उसका पुश्तैनी था, जो सदियों से उसको खिला रहा था, उसके पूरे परिवार का पेट पाल रहा था, उससे आपने खुद दूर कर दिया उसको। जो हजारों साल से, लाखों साल से आपकी मानव सभ्यता को पोषण दे रहा था, उसको तो आपने कह दिया इसमें कुछ नहीं रखा है। और जो पोषण दे ही नहीं सकता है, फैक्ट्रियां कुछ दिनों की हैं, सरकारें कुछ दिनों की हैं, कंपनियां कुछ दिनों की हैं, नौकरियां कुछ दिनों की हैं, अगली पीढ़ी तक क्या जाओगे? आपने जमीन छोड़कर, जमीन बेचकर अपने बच्चे को नौकरी दिला दी। गारंटी है कि नौकरी करने वाला आदमी अपने बच्चे को नौकरी दिला देगा? लेकिन जमीन की गारंटी है कि बाप के मरने के बाद पूरे परिवार को खिला देगी, उसके मरने के बाद अगली पीढ़ी को खिला देगी, और उसके बाद अगली पीढ़ी को खिला देगी, और खिलाती रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी। जब तक उसमें बीज डालते रहोगे तब तक वो खिलाती रहेगी आपको। बीज इतना सा डालना है, पूरे परिवार को खिला देगी। ये जमीन की गारंटी है। और ये बात मेरे एरिया का आदमी नहीं समझ पाया। मुझे पता नहीं आप कितना समझ पाओगे। वो नहीं समझ पाया तो उसने अपना बच्चा पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। वो नौकरी ढूंढ रहा था, जिसको नौकरी मिल गई वो नौकरी के लिए चला गया, वापस अपनी जमीन देखने आया ही नहीं, ठेके पर दे दिया, बटाई पे दे दिया, जैसे मर्जी दे दिया। फिर जिसको नौकरी नहीं मिली वो बोला मेरा बाप गलत नहीं हो सकता, मेरे बाप ने तो बोला था बचपन में कि खेती जो है वो कोई काम की चीज नहीं है, इसलिए अब मैं जाकर खेती तो वापस नहीं करूंगा। एमए करने के बाद, बीए करने के बाद, कलेक्टर की नौकरी की तैयारी करने के बाद अब मैं खेती करूंगा क्या? कलेक्टर की नौकरी करने वाले आदमी को कभी देखा है आपने? मिले आपके आसपास कोई बच्चा है जो तैयारी कर रहा हो यूपीएससी की या कुछ, या कोई दूसरी कोई तैयारी कर रहा हो? देखना उसे कभी। जो कलेक्टर की तैयारी करता है ना, बिल्कुल कलेक्टर वाली फीलिंग लेके करता है, जैसे लग ही गया है। तुम लोगों को क्या पता है, हमने सारा पढ़ लिया है, हमें सब पता है, हम 8-8 घंटे पढ़ते हैं, हम 18-18 घंटा पढ़ते हैं। अब जो कलेक्टर पहले ही बन चुका था मन मन में, उसे अगर किसी ने नौकरी नहीं दी तो गांव में आकर कलेक्टर ही झाड़ेगा, वो सबको बताएगा तुमको कुछ आता नहीं है, मैंने सारी किताबें पढ़ के फेंक दी है। वो तो एक बस भर्ती 1 नंबर से रह गया। मैं किस्मत खराब थी, वो रिजर्वेशन वाले ने मेरी सीट ले ली थी, बिना रिजर्वेशन वाले ने ले ली थी, वो पैसे वाले ने पैसा दे के खा गया, नहीं तो मेरा सिलेक्शन था, अगला सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे ही बोलता है ना। अब ये तय है कि वो आकर अपने पुश्तैनी काम को हाथ नहीं लगाएगा, और सिखाई नहीं है तो बिल्कुल कैसे करेगा। और अब वो जो बच्चा 25 साल का है, वो जो पुश्तैनी काम को हाथ नहीं लगा रहा है, अंदर उसके खींच है कि नौकरी करने के लिए जो 5, 10, 25 साल खराब कर दिए, उसका कुछ रिटर्न मिला नहीं,
घर वालों ने उल्टा बोलना चालू कर दिया कि इतना पैसा लगा के तुमको क्या हासिल किया। अब वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड आदमी कभी समाज के लिए कुछ करने के बारे में सोचेगा? मुझे नहीं लगता कुछ सोचेगा। अब जब वो कुछ नहीं सोचेगा तो पूरा दिन बैठे बैठे या तो वो मोबाइल पर काम करेगा या किसी लैपटॉप कंप्यूटर पर या टीवी देखेगा, और जब वो ऐसा काम कर रहा होगा तो अपने से छोटे सारे बच्चों को संदेश दे रहा होगा कि ये काम भी करना होता है। क्योंकि जब मैं आज सुबह हम खेलने के लिए घूमने के लिए जा रहे थे, जब हम वहां उधर माता की तरफ नहीं जा रहे थे, निकल के जब हम गए उधर, तो वहां वो पेड़ के चारों तरफ बच्चे बैठे हुए थे, वो सब के सब मोबाइल में लगे हुए थे, सब के सब। मतलब वहां 7-8 दोस्त बच्चे बैठे थे और उन सब की उम्र किसी की 15 साल, 12 साल, 18 साल, बस ये उम्र थी, और सारे फोन में थे। आपस में बात करने का ना उनके पास टॉपिक है ना उनके पास समय है। अब मुझे यह बताइए, वो मोबाइल आपने बनाया है क्या? आपकी परंपरा की जानकारी आती है क्या उसमें? या आपकी परंपरा की खिलाफत वाली जानकारी आती है? जिसने बनाया है अपने मतलब के लिए बनाया है, जिसने बनाया है अपना एजेंडा आपको देने के लिए बनाया है, आपका एजेंडा पास करने के लिए, आपका एजेंडा पूरा करने के लिए तो उसने मोबाइल नहीं बनाया है। तो आपका बच्चा आपका एजेंडा सीख रहा है या उनका सीख रहा है? तो बड़ा होने के बाद आपका साथ देगा कि उनका देगा? तो अगली बर्बादी के लिए तैयार हो भाई। देखो, या तो आपको दिखाई दे रहा हो कि ये गड़बड़ हो चुकी है। मेरे गांव का कोई भी बच्चा जो पढ़ने के लिए अपने गांव छोड़कर गया था, आज तक वापस नहीं आया है गांव में। तो सब जवान लड़के गांव छोड़कर जा चुके हैं, और जो अगली पीढ़ी का बच्चा था जिसको नौकरी यहां नहीं मिली, उसने बोला मुझे तो विदेश जाना है। उसने अपना जमीन जितना था बेच करके वो कोई अमेरिका चला गया, कोई कनाडा चला गया। अब मेरा अगला सवाल ये था गांव वालों से कि गांव में अब बचा कौन है? तो पता चलता है कि जो पैसे वाले या जमीन वाले जो तबका था, उन सब के बच्चे विदेश में चले गए हैं। यानी जो अपने आप को अमीर और समझदार बोलते थे, अब उनके बुजुर्ग, बूढ़ा कहीं अकेला है, कहीं बुढ़िया अकेली है, कहीं दोनों बूढ़ा और बुढ़िया है, बस 2 ही लोग हैं। अगर वो बीमार पड़ जाएं तो दवाई देने के लिए भी पड़ोसियों को बुलाना पड़ता है। परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका। यह मैं अपने तरक्की वाले गांवों की बात बता रहा हूं, जहां पर सारी सड़कें पक्की हैं, नालियां पक्की हैं, मोबाइल टावर गांव के अंदर है, बिजली 24 घंटे रहती है, हर मकान पक्का है, हर घर के अंदर एसी लगा है, लेकिन हर घर के अंदर इतना बड़ा डब्बा दवाइयों का भी रखा है। हर घर के अंदर है। हाँ, और आप आदिवासियों बीमार होने चालू हुए हैं 2019 के बाद। पिछले 3-4 साल में बीमार होने चालू हुए ना, या उससे पहले भी बीमार होते थे? तो किसकी वजह से होते हो? वो जो केमिकल शरीर के अंदर डाला गया है। हार्ट अटैक आपके यहां भी हुआ होगा, पहले भी होते थे? नहीं होते थे। तो ये वो कहते हैं कि कोरोना के बाद से होने लगे हैं, हम बताते हैं कि कोरोना की वैक्सीन के बाद से होने लगे हैं। आपको पता, अब ये किसने दिया था वैक्सीन? केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार आपके फायदे के लिए काम करती है, इसका मतलब केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं इतना ही फायदे की होंगी जरूर जितना वैक्सीन था। ये याद रखना है, जितने फायदे की स्कीम, जितने फायदे की योजना केंद्र सरकार की वैक्सीन वाली थी, उतने ही फायदे की स्कीम फ्री का अनाज देने वाली है, उतने ही फायदे की स्कीम आपके गांव में नल देने की है, उतने ही फायदे की स्कीम आयुष्मान कार्ड की है, उतने ही फायदे की स्कीम आपके गांव में फ्री में टॉयलेट बनाने की है,
उतने ही फायदे की स्कीम आपको फ्री में पैसा देने की है, पेंशन देने की है, आपके बच्चे की पढ़ाई वर्दी स्कूल बनाने की है, उतने ही फायदे की है। क्योंकि केंद्र सरकार आपका कितना फायदा चाहती है ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप अपने फायदे के लिए कोई भी चिट्ठी लिखते हो, कोई भी मांग करते हो, कोई ज्ञापन देते हो, कोई आवेदन देते हो, कभी भी आपकी जरूरत को देख करके निर्णय नहीं लिया जाता है। लिया जाता है। आपको तो डंडा करना पड़ता है, तो उनको मजबूर होकर के थोड़ा बहुत बीच बचाले का काम करना पड़ता है, वरना वो आपके लिए काम करने के लिए नहीं बैठे हैं। उनका अपना एजेंडा है, उनका एजेंडा पक्का है। उन्होंने क्लर्क अपने बना रखे हैं, मास्टर अपने बना रखे हैं, पुलिस अपनी बना रखी है, फौज अपनी बना रखी है, समझाने वाले अलग बना रखे हैं और उन सबको फायदा देते हैं। हमारे पास क्या क्या है अपना? हाँ जी, मास्टर हमारे पास अपना है कि उनका लाना पड़ता है? उनका लेकर आओगे तो उनकी बात बताएगा कि आपकी बताएगा? उनकी बताएगा तो आपका बच्चा उनके हिसाब से चलेगा कि आपके हिसाब से चलेगा? तो कितने साल और बचा लोगे अपनी प्रथा को, जब उनके मास्टर जी, उनकी पढ़ाई, उनका तरीका, उनका एजेंडा ही चलाने के लिए बैठे हैं। केवल वो आदिवासी आज बचे हुए हैं जहां एंट्री नहीं है, जहां स्कूल नहीं पहुंचा, वरना जहां स्कूल घुस चुका है, आप में से भी बहुत सारे लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते होंगे पक्का। और भिखारी आदमी थोड़ी ना राजा होता है यार। एक तरफ कहते हो हम पाड़ा सरकार, एक तरफ कहते हो हम आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा वाले राजा लोग, एक तरफ अपने आप को राजा बोलते हो, सरकार बोलते हो, दूसरा 5 किलो अनाज के लिए लाइन ऐसे हाथ पसारते हो। तो दोनों डबल स्टैंडर्ड हो गया ना है? भिखारी आदमी कभी आंख में आंख डाल के बोल पाएगा? और मैं मर्जी का मालिक तब हूं जब मेरा खाना और मेरा पानी किसी और के हाथ में नहीं है, और मेरी व्यवस्था के लिए, मुझे न्याय करने के लिए, मेरे गांव में, मेरे परिवार में 2 लोगों का झगड़ा हो जाए तो मुझे उसका निपटान करने के लिए मुझे किसी तीसरे आदमी के पास ना जाना पड़े। वहां पर मैं राजा हूं। मैं मेरे गांव में निर्णय ले सकता हूं, अगर उसका फैसला कर सकता हूं। अगर हमको अपने फैसले लेने के लिए पुलिस के पास ही अगर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, FIR ही लिखवानी पड़ती है, बस हो गया काम फिर तो जितना मैं समझा, आपका आदिवासी समाज को भी, मतलब मुझे अभी किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मैं इस तंत्र के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से समझता हूं, इसलिए मुझे मालूम है आदिवासी समाज के गांव में, घर में पॉलीथीन का क्या काम है बताओ? उसका तो घर से जो निकला वो खेत में, खेत से जो निकला घर में है। क्यों भाई? घर में जितना कबाड़ होगा, जो जरूरत का नहीं है, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक होगा, सारा कार्बन का होगा, सारा भोजन के रूप में वो जमीन को दिया जा सकता है, या हमारे पशुओं को दिया जा सकता है कि नहीं? पॉलिथीन हमको किसने दिया? शहर ने। शहर के ऊपर हमको निर्भरता क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे निकम्मे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने टाइम बचाना सीख लिया कि अभी हमको पशुओं का काम करने के लिए या खेत का काम करने के लिए अभी हमारे पास ट्रैक्टर आ गया है, तो खेत जोत दिया है। पहले पूरा दिन खेत में रहते थे तो दिमाग और शरीर खेत के साथ जुड़ा रहता था, अब सारी चीज ट्रैक्टर के साथ जुड़ी रहती है। अब ट्रैक्टर में डीजल भरवाने के लिए शहर आना पड़ेगा। शहर आए हैं तो चलो कुछ खा पी भी लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, तो वो जो खाना पीना है वो बहुत शुद्ध तेल का होगा बाहर शहर में, तो ब्रांडेड है, शुद्ध भी है। हाँ, है कि नहीं? अब वो सारा का सारा GMO दे रहे हैं आपको, जितना भी खा रहे हो। अब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर प्रेम से बना हुआ, प्रेम से उगाया हुआ खाओगे तो प्रेम करना सीखोगे। अगर व्यापार करने के लिए उगाया गया, व्यापार करने के लिए बेचा गया, व्यापार करते हुए आपने उसको लिया, ग्रहण किया, तो कल को जाकर जमीन बेचने का मन में आएगा कि जमीन जल्दी से बिक जाए, महंगी बिक जाए, फिर तो अपने लोगों को भी बेच देगा आदमी।
शराबी लोग बेचते भी हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको दिखाई दे रहा है मेरा गांव और आपका गांव कितना दूर है, वैसा ही बनने के कि बच्चा गांव छोड़कर जाए, घर में कोई बचे ना, मजबूरी में फिर जमीन सरकार अधिग्रहण कर ले और फिर अब सरकार का सारा हो गया। मेरे गांव का जंगल एक पेड़ नहीं बचा है। करीब 250 एकड़ में मेरे गांव के अंदर जंगल रहा होगा। गांव के चारों तरफ अलग अलग, इधर वाले गांव वालों के लिए इधर का जंगल, उधर वाले गांव वालों के लिए उधर का जंगल। सबके पशुधन वहीं पर चरने के लिए जाता रहा और सब लोगों के लिए पोषण का काम वो जंगल ने किया। और फिर एक दिन उद्योग आ गए, फिर एक दिन कंपनी आ गई। अब मेरे गांव में जंगल नहीं है, जंगल नहीं है तो पशुओं को वहां पर हम लोग चरा नहीं सकते। पशुओं को अगर चरा नहीं सकते तो फिर क्या है बताइए? पशु रखना महंगा हो गया, महंगा हो गया तो फिर पैकेट का लाना आसान हो गया। पैकेट का लेके आएंगे तो पॉलिथीन तो पक्का आएगा ही आएगा। इसका मतलब है वो चीज़ आपने उगाना बंद कर दिया है। अगर आपके गांव में पॉलिथीन आ रही है तो जो चीज़ आपने उगानी बंद कर दी है वो असल में आपके काम की भी नहीं है। अगर यहां सेब का पेड़ उग नहीं सकता है, झारखंड में अगर सेब नहीं होता है तो सेब आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, ये मानकर चलिए। लेकिन हमको अमीर दिखने के लिए सेब खरीद कर लानी होगी। ये बताया गया है कि फ्रूट सलाद होगा तो बात बनेगी। बीमार होते हैं तो फल लाते हैं। वो फल का काम क्या है? फल का काम है आपको थोड़े में ही ज्यादा फाइबर दे देना। फल का काम है कि वो पचने में ज्यादा जोर नहीं लगता है। इसलिए शरीर जब बीमार होता है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। शरीर जब बीमार होता है तो शरीर के जो वाइटल फोर्सेस हैं जो अंदर उसको ठीक करने के लिए काम करते हैं, कभी कोई दवाई शरीर को ठीक नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दुनिया की कोई दवाई किसी शरीर को ठीक नहीं करती और आदिवासी समाज के पास तो इसका नॉलेज है। हम जो दवाई लेते हैं वो उस शरीर को अपने आप को ठीक करने में मदद करती है। खाली जो हम दवाई मेडिसिन लेते हैं वो मदद करने का काम है, शरीर ठीक खुद ही करता है, अंदर के फोर्स ठीक करते हैं। तो यदि आप भोजन करोगे भारी, यदि आप अनाज खाओगे तो वो जो जोर, वही फोर्स हमारा हाजमा करती है और वही फोर्स हमको ठीक रखती है। इसीलिए बार बार खाने से मना किया गया है कि सुबह खा लो तो पहले वो उस खाने को पचाएगी, पचाने के बाद जब उस फोर्स के पास कोई काम नहीं बचेगा तो फिर वो शरीर को जहां इंजरी है, जहां गड़बड़ है, उसको ठीक करेगी। तो जो शरीर ज्यादा खाता रहेगा या ऐसी चीज खाएगा जो हजम नहीं होती है तो सारा शरीर उसी को पचाने पे लगा रहेगा, उसी पे लगा रहेगा। तो बीमारी को ठीक करने पे शरीर नहीं लगेगा, इसलिए बीमार होता चला जाएगा शरीर। इसलिए क्या करते हैं कि जब बीमार होता है तो मौसमी फल खाया जाता है। मौसमी, वहां का एक तो आपके इलाके का होना चाहिए और एक उस मौसम का होना चाहिए, केवल वो। या आदमी को वहम हो जाए कि चल मैंने खा लिया है, इसलिए भी दिया जाता है कि उसको यह ना लगे कि मैं भूखा हूं। वरना बीमार होने के बाद पेट को खाली रखना ही सबसे उचित रहता है कि खाली रहेगा तो शरीर जो अपने आप को ठीक करने में लगा है उसको हाजमे पर आधी फोर्स उधर नहीं लगानी पड़ेगी। आपका सारा ध्यान यहां पर होगा तो बात और तो होगी, आधा आपको साथ में मैनेजमेंट भी करना होगा तो ध्यान उधर होगा तो पूरी बात नहीं आ पाएगी ना। वैसे ही हमारे शरीर की उस फोर्स का, उसका पूरा ध्यान अगर हमारे ठीक करने पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाजमा भी साथ में उसको देना करना है अगर, तो फिर शरीर लेट ठीक होगा। इसलिए खाना खाने वाले लोग लेट ठीक होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, आजकल का जो ये उल्लूपैथी वाला डॉक्टर है, आप लोग एलोपैथी बोलते होंगे, हम लोग उल्लूपैथी बोलते हैं उसको। जो उल्लूपैथी वाला डॉक्टर है वो क्या बोलेगा? वो आपको दवाई देगा। वो दवाई देने के बाद बोलेगा ये खाना खाने के बाद लेनी है दवाई, है कि नहीं? कभी खाली पेट की दवाई नहीं देगा, वो खाना खाने के बाद की देगा। कारण क्या है? उसको पता है कि ये दवाई शरीर में कोई काम नहीं करती है और अगर इस आदमी ने ये खाली पेट ले ली तो ये इसका लीवर किडनी को खराब कर देगी, उसको पता है। वो असल में
उसका असर इतना रहता है कि वो अंदर के सेंसेस को मार देती है कि दर्द की फीलिंग कम हो गई, लेकिन वो असली बीमारी यूं की यूं रहती है। देखो, आप कभी बुखार हो जाए, अगर काढ़ा पीकर अगर आप ठीक होते हो 3 दिन के अंदर, अपने अपने देसी इलाज से ठीक होते हो, तो शरीर दोबारा से नया हो जाता है, एकदम ताजगी रहती है बीमारी के बाद, बुखार के बाद। लेकिन यदि उल्लूपैथी वाले डॉक्टर की दवाई खाकर आप ठीक हुए हो तो शरीर टूटता है बुखार के बाद। देखा आपने, महीना लग जाता है कवर होने में, क्योंकि वो फिर सारा जो कचरा गया है उसको निकालने पे लगा पड़ा है अंदर वाला शरीर ना, आपको दोबारा से रिजेनरेट करने में मदद मतलब हो नहीं रही है। तो बात पे वहीं आते हैं जनाब। तो जो आपको पढ़ाई जा रही है आपके बच्चों को, ये आपकी आदिवासी प्रथा को बचाने के लिए है कि उसको खत्म करने के लिए है? इसका मतलब है कि अगर आप अपने बच्चों को और अपनी रूढ़ी प्रथा को और अपने कबीले को, अपने आदिवासी समाज और अपने जंगलों को बचाना चाहते हो और अपनी जमीन को बचाना चाहते हो, तो आपके पास आपकी रूढ़ी प्रथा पढ़ाने वाले आपके टीचर्स होने चाहिए। गलत है कि सही है? और ये आपके बुजुर्ग लोग को तैयार करना पड़ेगा अपने बच्चे, जो नौजवान बच्चे घूम रहे हैं कि, और इसके लिए घूमना पड़ेगा। इन लोगों में से बोलूंगा ना, ये सारे लोग सामाजिक लोग हैं, जितने लोग यहां आए हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं इनमें से एक भी आदमी जिम्मेदारी नहीं लेगा, ना टीचर बनने की जिम्मेदारी लेगा, ना कोई दूसरा काम करने की जिम्मेदारी, क्योंकि इनको तो घूमने फिरने में मजा ज्यादा आता है। इनको तो यहां बैठना ही मुश्किल हो रहा होगा, पूरा दिन बैठना पड़ जाए तो, क्योंकि इनको मजा किसमें आता है? तरह तरह के काम करने में, लड़ने में, लड़ाई। ये सारे योद्धा लोग हैं जो आप यहां तक पहुंचे हो ना, आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ते रहे होंगे अपने समाज की ना, बोलने वाले लोग हैं। तो आपको उस चीजों की समझ होनी चाहिए, वो समझ के लिए चर्चा लंबी चलेगी। लेकिन आपके गांव में अगर उस प्रथा को बचाना है तो नौजवान बच्चों को बिठा करके सिखाना पड़ेगा। और अगर नौजवान बच्चा बैठ नहीं रहा है तो जो नया बच्चा है उसके हाथ से मोबाइल छीनकर उसको समझाना चालू कर दो। नौजवान बीच में कबाड़ निकल आएगा, अगला तो पीढ़ी कम से कम बच जाएगी। अगर मोबाइल का खराब किया हुआ एक पीढ़ी खराब हो जाए तो जरूरी थोड़ी अगली भी करनी है। तो नए बच्चों में से बहुत से लोगों को तो आपकी ये प्रार्थना भी नहीं आती होगी आज के टाइम पे, भूल गए होंगे, बच्चा लोग भूल गए हैं। मतलब आपकी जो मेन, जिसके जो आपके काम करने की शुरुआत है, अगर वही हमारे बच्चे नहीं करते हैं तो प्रथा कहां बचेगी? प्रथा के पीछे बहुत बड़ी साइंस रही है हमारे बुजुर्गों की, बहुत बड़ी साइंस रही है। उस एक एक चीज के ऊपर जाना पड़ेगा हमको, अगली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि इस मौसम में ये चीज क्यों खानी चाहिए और ये क्यों नहीं खानी चाहिए। वरना वो आपको कहेंगे कि ऐसा नहीं, वो बोलेंगे नीचे बैठकर ही क्यों खाना चाहिए, इसी तरह के बिस्तर क्यों चाहिए, हमको कच्चा मकान ही क्यों चाहिए, हमको जंगल क्यों चाहिए, हमको अपना तालाब, अपनी नदी ये क्यों चाहिए, और जमीन हमारी क्यों रहनी चाहिए। ये बात छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में डालनी पड़ेगी। अगर उनको ये कह दिया कि इसमें कुछ नहीं रखा है, तुमको पढ़ लिख कर कुछ बनना है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं पढ़ लिख कर उसने कुछ भी नहीं बनना है। पढ़ लिख कर कबाड़ होने के अलावा बच्चा कुछ नहीं कर रहा। कबाड़, वो किसी लायक नहीं है, अपने घर लायक। आपके यहां पढ़े लिखे होंगे ना, वो ना परिवार के हैं, ना वो समाज के हैं, ना उनका खुद का पता क्या खाना चाहिए, ना ये पता क्या बोलना चाहिए, ना ये पता समाज में आचरण। दूसरे अपने ही परिवारों में व्यभिचार और उल्टे काम कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा आदमी। दूसरे की बेटी को बहन मानने का काम अनपढ़ आदमी कर रहा है, और दूसरे की बेटी को, किसी भी बेटी को बेटी ना मानने का और बहन ना मानने का काम पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपकी सारी प्रथा को केवल पढ़ा लिखा बच्चा खराब कर रहा है। तो इतना तो समझ जाओ, कॉमन सेंस लगा लो कि भाई ये पढ़ाई आपके लिए नहीं है, ये जिसने बनाई है अपने लिए बनाई है। अरे हरियाणा बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या फिर कोई सीबीएसई का बोर्ड, उस सीबीएसई के बोर्ड से निकले हैं सारे बोर्ड। सीबीएसई का बोर्ड तो अंग्रेजों ने बनाया था, 1905 में बनाया था, 28 में या 25 में, अच्छा उससे भी 1800 में। ये जब डलहौजी जब गवर्नर जनरल बना, डलहौजी ने, जब वो 1800
चल मतलब 1830 के आसपास के एरिया में बन गया, यानी कि आजादी के नाटक से 100 साल पहले की बात है। क्यों? यानी वो बोर्ड बना तो वो अंग्रेजों ने किसके लिए बनाया था? आपके लिए। वो आपकी तरक्की के लिए आए थे। तो यहां की सरकार आपकी तरक्की के लिए है, ये पढ़ाई आपकी तरक्की के लिए है, ये मोबाइल आपकी तरक्की के लिए है, टीवी, बिजली, कुछ भी आपकी तरक्की के लिए नहीं है साहब। वो कह रहे हैं बिजली से, गाड़ी से जल्दी से पहुंचा जाएगा। चल ठीक है, जल्दी से पहुंच के करोगे क्या? अगली फिल्म ही तो देखोगे, हैं? जल्दी जल्दी मोटर से काम कर लिया तो फिर उसके बाद अगला एपिसोड ही तो पूरा करना है। हाँ जल्दी है, जल्दी करके करे। जब वो आराम से बैठा है तब क्या कर रहा है? फोन के अलावा कुछ कर रहा है? कोई आध्यात्म का काम कर रहा हो, परमात्मा से जुड़ने का काम कर रहा हो, समाज को जोड़ने का काम कर रहा हो, समाज की कुरीतियों पे बात कर रहा हो, इस वक्त आज के टाइम पर जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा कर रहा हो, समाधान पर बैठ के बात कर रहा हो, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हो, कोई अच्छी चीज सीख रहा हो, पढ़ रहा हो, किताबों में उलझा हो, किताब लिखने पे लगा हो, हमारे इतिहास को जानने की कोशिश कर रहा हो, कुछ ऐसा काम कर रहा है क्या वो बच्चा? अरे नहीं कर रहा है तो फिर इस विकास का करोगे क्या? नहीं समझे? मुझे क्यों आना पड़ रहा है यहां पर? क्योंकि मुझे इसलिए आना पड़ रहा है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमको अगर बचाने का काम कोई कर सकता है तो आदिवासी कर सकता है, और आदिवासियों को यह लग रहा है कि हमको बचाने का काम कोई कर सकता है तो गैर आदिवासी कर सकता है। तो फिर दोनों की बात मिलकर के एक हो जाए कि आपको हम बचा लेते हैं, हमको तुम बचा लो यार, क्योंकि आपके पास बीज बचे हो सकते हैं, आपके पास परंपराएं बची हैं। हमारे बच्चे भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं, हमको नहीं याद है, हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने नहीं सिखाया हमको परंपराएं। तो हम आपसे परंपराएं सीख लेते हैं, हम आपसे जान लेते हैं प्रकृति के वो राज। अगर आपके पुरखों के में कोई बचा हो तो वो हम समझ लेते हैं। प्रकृति को समझने का, कुदरत को, धरती को जुड़ने का ये रास्ता हम लोग निकाल लें किसी तरह से, वापस दोबारा से जंगल लगाने की बात सोच लें, दोबारा से अपने बच्चों के लिए कुछ सोच लें, दोबारा अपनी जमीन को बचाने की सोच लें, वो कंक्रीट के जंगल उखाड़ने के बारे में कभी सोच तो लें। ये तो कर ही सकते हैं भाई। जब देख लिया करके, हमने तो देख लिया वो विकास का रास्ता, असल में वो विकास नहीं था, वो पूरे विनाश का रास्ता था, वो पूरे परिवारों को खत्म करने के लिए था, सबको अपनी जगह से, मूल जगह से हटाने के लिए था। एक बार आदिवासी अपने गांव से उजड़ा नहीं और उसका सत्यानाश हुआ नहीं, क्योंकि हम सबने देखा है वो जो भी अपने गांव से उजड़ा है, जिसकी जड़ कट गई वो कभी पनप ही नहीं पाया वो पौधा। तो जड़ कहां है आपकी? जहां आपके पुरखे रहे हैं, जहां का कोई कागज नहीं है, माइंड इट, जहां का कोई कागज नहीं है। ये कागज फेंकने होंगे, हमको भी फेंकने होंगे और आपको भी फेंकने होंगे। आपके लिए आसान है फेंकना, क्योंकि अभी आपका बचा हुआ है, आप तंत्र में जो गड़बड़ है उसको ठीक कर सकते हो, अभी इतना बुरा हाल आने से पहले कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अंदर वो आग जगनी पड़ेगी कि भैया हमारे बच्चे तो गए, समझो गुलाम कन्फर्म हमारे वाले हो चुके हैं। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम है, कोई पैसे का गुलाम है, कोई सरकारों का गुलाम है। वैक्सीन लगाने वाला गुलाम आपको यह बोलता था हम क्या करें, हमको तो नौकरी करनी है, सुना होगा ना। पुलिस वाले को सही बात बताओगे ना कि हम रूढ़ी प्रथा से चलने वाले आदिवासी लोग हैं और ये हमारा जंगल है, ये हमारा गांव है, ये हमारी जमीन है, तुम नहीं यहां चल सकते, तो वो पुलिस वाला उस बात को जानता है, वो समझता है, लेकिन वो आपको बोलेगा हम क्या करें भाई, हमको आदेश आया है, हम तो नौकर आदमी हैं। वो आपको पकड़ना, आपको गिरफ्तार करना ऊपर से ऑर्डर आया है, उसको सब पता है। हम आपको क्या नॉलेज देंगे? आपको इस बात का तो नॉलेज है आपको क्या बचाना है। दिक्कत क्या है कि आपके बीच में ही इतने टुकड़े हो चुके हैं। मतलब कोई कह रहा है मैं इस वाली प्रथा से चलूंगा, कोई कह रहा है भैया हम पाड़ा वाले हैं, कोई कह रहा है हम भारत सरकार वाले हैं। पाड़ा वाले में भी बीच में होंगे कुछ ना कुछ अलग वाले, ये असली पाड़ा वाले हैं, ये नकली पाड़ा वाले हैं। मतलब
मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर संगठन जब भी संगठित होने लगते हैं और जब ताकत हाथ में आने लगती है तो जिनको और ताकत चाहिए होती है, कुछ लोग अपनी गद्दी के लिए अपने बाप का भी कत्ल कर देते हैं। रहता है ना राज के लिए, तो वो सब चलता है। तो वो राज जब आने लगता है, ताकत जब आने लगती है, तो अपने ही लोगों के बीच आपस में कत्लेआम मचना संभव है। लेकिन जब बात समझ के करी गई हो तो फिर नहीं होता है। और समझ के चलने के लिए भैया बहुत लंबे संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। तो आप में से जिन लोगों को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना है, जिनको लंबा संघर्ष करना है, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये संघर्ष करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो बताओ। अगर इनके सिस्टम के हिसाब से चलोगे, गांव से भी हाथ धो बैठोगे, बच्चों से भी हाथ धो बैठोगे, परिवार से भी हाथ धो बैठोगे, और जंगल भी गया, और फिर आपके पास भीख मांगने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। आज नहीं है हमारे पास भीख मांगने के अलावा दूसरा रास्ता। मेरे गांव की जब मैं तरक्की की बात कह रहा था तो मैं ये बताना भूल गया कि मेरे गांव में एक भी घर नहीं है जो कर्जे पे ना हो। सबकी जमीन बैंकों में कर्जे पर गिरवी पड़ी है, जिसका भी कागज बन गया। और अब तो उन्होंने घरों की भी रजिस्ट्री दे दी है, ऑनलाइन करेंगे हम घरों की भी रजिस्ट्री, यानी अब आपके घर भी नीलाम होने वाले हैं। घर नीलाम है, घर में पैसा है नहीं, तो मतलब सड़क पे आना तय है। सड़क पे क्या करेंगे, आके भीख ही मांगेंगे? सड़क पे खेती तो कर नहीं सकते। वो तो जमीन होगी तो खेती होगी, और जमीन से हम दूर कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो अभी आपको अपने समाज में समाज को तोड़ने वाले घटक दिखाई दे रहे हैं। आपको आपके समाज को तोड़ने वाले घटक दिखाई दे रहे हैं। अब आपने जो मैंने बातें आपको बताई हैं, इससे आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आपके आसपास कौन कौन लोग हैं जो समाज को तोड़ने पे लगे हैं, कौन कौन लोग हैं जो जोड़ने पे लगे हैं, कौन कौन है जो रूढ़ी प्रथा को बचाने पे लगे हैं, कौन कौन है जो सरकार के हाथ में खेल रहे हैं। अब पहचान करके कम से कम जेन्युइन लोगों को बैठ करके इस पे चर्चा करके कि एक काम करते हैं, पहले चीजों को समझ लेते हैं। और आप लोगों को अगर किसी तरह का शक है, कोई डाउट है, तो 5-10 लोग, यानी हर गांव से एक आदमी या कोई भी ऐसा आदमी आकर के आप हमारे साथ चलिए, या आ जाइएगा कभी जब आपका उधर का कार्यक्रम लगे, आप हमारे गांव में देखिएगा। दिखने से बहुत तरक्की वाला गांव दिखाई देता है। लोगों की अंदर मानसिकता से कैसे जी रहे हैं वो थोड़ी पता है आपको। भाई देखो, आप ऊपर से दिखने में कितने ही चिकने हो, पेट खाली है, भूख लगी है, ये बात तो सिर्फ बता ही सकते हो आपके भूख लगी है भैया, है? या अंदर डिप्रेशन कितना है, वो कितना है, कपड़े कितने सुंदर पहन रखे हो, लेकिन अंदर दिमाग में अगर कुछ और गड़बड़ चल रही है, वो तो सिर्फ बताने से निकलेगी। तो आदमी सिर्फ देख करके अंदाजा लगा ले कि ये सुंदर है, या ये अच्छा है, या ये बेहतर है, या ये तरक्की हो चुकी है, तो ये तो लाइन ही गलत है। और हमको सिर्फ देखना ही सिखाया गया है, हमको जानना, पहचानना, समझना तो सिखाया ही नहीं ना। उस पर तो बात ही नहीं हुई, या हुई है? तो समझे बिना कैसे जाओगे? अंदर जाकर देखना पड़ेगा आपको। उस घर में, जिस घर से आपको बहुत उम्मीद है ना कि ये घर बहुत तरक्की कर चुका है, उस घर में 10 दिन बस भले ही एक्सपीरियंस लेने के लिए बोलो, साहब फ्री में काम कर दूंगा, तुम्हारी गाड़ी धो दिया करूंगा, तुम्हारा काम कर दिया करूंगा। 10 दिन उस घर में रहो तो सही, पता चले उस घर के झगड़ों का, उस घर के हालातों का, उस घर के डिप्रेशन का, दवाइयों का, बीमारियों का, उसकी हालत का पता तो तभी चलेगा ना जब उस घर में रहोगे। दूर से आपने ऐसे लोग देखे ही होंगे ना, दूर से बड़े दिख रहे थे, यार ये तो पास आने के बाद तो ये तो कचरा ही निकला, इससे तो बेहतर हम ही ठीक थे, हमारे गांव में बढ़िया है, इससे तो बढ़िया। आप ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा बेहतर तरीके से रह सकते हो। और आप भाई, आपको अपने कल्चर को अगर बचाना है तो आपको ये मोबाइल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ये बंद करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? अभी तक आप क्या कर रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा कि आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन असल में मोबाइल का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, आप मोबाइल का इस्तेमाल हो रहे हो।
आप अपनी सारी जानकारी उसको दे रहे हो, आप सारा डेटा उसको दे रहे हो, सारी लोकेशन उसको दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो ना। अपना इंटरेस्ट भी बता रहे हो। जिस तरह के वीडियो आप देखते हो उससे वो मोबाइल वाला अंदाजा लगा लेता है कि ये आदमी लड़ने वाली फिल्में ज्यादा देखता है, ये आदमी अश्लील फिल्में ज्यादा देखता है, ये आदमी इस तरह की चीजें देखता है, उसके सामने वैसी ही चीजें आती रहेंगी। तो आप जबरदस्ती चिपके रहोगे, वो आपको आपके इंटरेस्ट की चीजें देता रहेगा। आप गूगल पे जो सर्च करोगे उससे अंदाजा लगा लेगा इस आदमी को किस चीज की जरूरत है, वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसका इस्तेमाल इतना ही किया जाए जितना आपके लिए फायदेमंद हो। समझ रहे हैं ना। और ये स्मार्ट डिसीजंस जो हैं थोड़े समय के बाद आने चालू होते हैं। शुरू शुरू में तो जब मोबाइल लेता है ना आदमी, तो उसको इस बात की टेंशन रहती है कि फोन आ ही नहीं रहा पूरे दिन से यार किसी का, तो चल हम ही खड़का लेते हैं। और अगले को फोन बोला जाता है, बोलगा तुम फोन नहीं करते हो यार, तुम्हारे पास नंबर तो है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है मेरे फोन की भी घंटी बजी। फिर जब वो ज्यादा बजने लग जाती है तो फिर वो दुखी करने लगा, यार इसने दुखी कर लिया। और फिर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, फिर लगता है कि यार अब इसको छोड़ना मुश्किल है। लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप एक बार सोच कर देखना है कि यह आपके फायदे की चीज है कि आपके नुकसान की चीज है। अब आदिवासी समाज पे आ जाते हैं कि भाई आपके गांव में वो पूरी तरह से एंटर कर चुके हैं और अब केवल उनको अंदर से गांव खोखला करना बाकी रहता है। अंदर से खोखला करने के लिए वो आपको कमजोर सबसे पहले करेंगे। कमजोर आदमी कौन होता है? कमजोर आदमी केवल वो होता है जो अपने किसी भी काम के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हो। समझ गए? अपने खेत के लिए अगर आपको उस खेत को जोतने के लिए यदि आपको किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, पहली कमजोरी वहां से आएगी। समझ गए? तो यानी जोतने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा कि भाई हमें किसी की जरूरत ना पड़े। अगर कंपनी ने पेट्रोल डीजल नहीं दिया तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगी। अगर पड़ोसी ने बैल नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपना बैल हमारे पास होना चाहिए, कम से कम नहीं होना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके हम अपने खेत को खोद सकते हैं, यह भी एक प्रोसेस है। नंबर 2, उसके ऊपर बीज डालना है, खेत के अंदर बीज डालना है अगली फसल के लिए। उसके लिए यदि आप कंपनी के ऊपर निर्भर हो तो अगली कमजोरी आ जाएगी। क्यों जी? बहुत जगह पर कंपनी का बीज आने लगा है। अभी भी आपके लोग भी कंपनी के बीज को ज्यादा पानी चाहिए। ज्यादा पानी के लिए आपको मोटर चाहिएगी, मोटर के लिए आपको बिजली चाहिएगी, और बिजली कंपनी की है। कंपनी आधार कार्ड मांगेगी। आधार कार्ड केवल और केवल शरणार्थियों का बना हुआ है, मालिक का आधार कार्ड नहीं हो सकता। क्योंकि आप मालिक हो, इसका कागज आपका कौन बनाएगा भाई? मालिक का कागज कौन बनाएगा? तो मतलब नौकर का, शरणार्थी का, बाहर से आए हुए आदमी का, या फिर मतलब कोई माइग्रेटेड आदमी होगा उसी का तो बनेगा ना कार्ड, उसी की तो पहचान। भाई जो आदमी वहां का है उसकी पहचान कोई और कैसे बताएगा? बताओ आप। आपकी जमीन की रजिस्ट्री तहसीलदार कर रहा है, क्या तहसीलदार उस जमीन का मालिक है? क्या तहसीलदार को वो जमीन उसके बाप ने दी है? क्या तहसीलदार यहां का मालिक है? जमीन का मालिक ना होकर के क्या वो यहां की व्यवस्था का मालिक है? तो उसको यह अधिकार किसने दिया है? रजिस्ट्री करा हम दे रहे हैं उसको, खामखाई जबरदस्ती अपनी गर्दन उसके हाथ में पकड़ा रहे हैं। आधार कार्ड बनवा के उसकी गर्दन अपने हाथ उनके हाथ में दे रहे हैं, अपनी गर्दन। बिजली लेकर उनके अपनी गर्दन उनके हाथ में दे रहे हैं। बिजली ले लो, इस्तेमाल उतना करो जितना हमको चाहिए। आप बिजली के ऊपर ही निर्भर हो जाओगे, क्योंकि आपको हाइब्रिड बीज अगर अपने खेत में उगाना है तो उसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़नी है, और ज्यादा पानी आप बारिश के ऊपर निर्भर रहकर नहीं कर सकते। फिर आपको नदी से पानी लाना पड़ेगा, या तो मोटर डाल के, या फिर आपको जमीन में मोटर डालनी पड़ेगी, बोर करके
आपको ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप पानी के लिए यानी फसल के लिए बिजली पर निर्भर हुए, अब आप गुलामी के अगले दौर में प्रवेश कर चुके हैं, समझो। क्योंकि अब आपका भोजन उनके हाथ में हो गया। बीज उनके हाथ में होने का मतलब है भोजन उनके हाथ में होना, और पानी उनके हाथ में होने का मतलब है कंट्रोल उनके हाथ में होना। भोजन के बिना तो थोड़ा 5-7 दिन निकाल ही लोगे, पानी के बिना कितने दिन निकाल सकते हो? पानी, प्यास लगने के बाद तो आपको पानी चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर चाहिए, वो काम पानी ही करेगा। और अगर इस लेवल पर चले गए, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। आपके यहां पर अभी भी कुआं देखा है मैंने, इस एरिया में कुएं हैं। मेरे गांव के सारे कुएं बंद हो चुके हैं, ऊपर से पत्थर की सील लग चुकी है, और अब वहां पर जो ट्यूबवेल है वो नहीं लगता है, अब वहां समर्सिबल लगता है। और समर्सिबल और पानी जो है वो कई जगह पर 800 से 1000 फुट तक जा चुका है। आपके यहां कितना है? 50 फीट पे है। मेरे गांव में जब मैं छोटा था, मेरे खेत में 35 फीट पे पानी था, ठीक है। और फिर एक दिन बिजली आ गई, और अब हमारे वहां 1000 फीट पे पानी है। हम बहुत अच्छा पानी नलके का पीते हैं, उसमें वो फ्लोराइड डालते हैं जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो आप उसके लिए अभी तैयार है? आपके यहां नई नई बिजली आई है, अभी आती है ना फिल्मों में, वो टीवी में ऐड आती है ना। पहले हमारे यहाँ हम कुएं से पानी पीते थे, जोहर से भी पी लेते थे, ट्यूबवेल का पानी भी चुन्नी से छान कर भी पी लेते थे। ये जो परना हम रखते हैं 24 घंटे, ये छन्नी का काम भी करता है। हम वो पानी वो डाल के, उसमें कीड़े मकोड़े भी थे तो उसको रख करके पी लिया करते थे ना, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। आजकल हम शुद्ध पानी पी रहे हैं, फिर हम सारे बीमार रहते हैं। तो अभी आपके यहां पर वो शुरुआत है। मैं ये इसलिए मेरा यहां आना प्रासंगिक है कि आपकी बर्बादी की शुरुआत है और हम बर्बाद हो चुके हैं। भाई जिसकी जड़ कट गई यार, जो गांव से दूर रहता है, अपने पुश्तैनी जगह से दूर रहता है, जिसके पास मतलब जिसको ढूंढना पड़ता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या रोजगार लूं, वो तो गुलामी हो गया समझो। वरना हमारे पास कामों की कमी है क्या? और हम आए नौकर बनने के लिए आए हैं क्या? इस धरती पर अपन आए हैं तो क्या नौकर बनने के लिए आए हैं? मुझे तो नहीं लगता है। ये प्रोसेस जो हमने चालू की है, जिस दिशा में हमने चलना शुरू किया है, ये प्रोसेस ही गलत है। ये बताने के लिए आपके बीच में हम लोग बैठे हैं। और जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको अपना गांव बचाना जरूरी है, और गांव बचाने के लिए एकमात्र ताकत आपकी क्या है? एकमात्र ताकत ये अभी आ रहा है कि अब आप अपनी डिपेंडेंसी को, अपनी गुलामी को कैसे छोड़ सकते हैं। पहले नंबर पर खेत जुताई के लिए आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। दूसरे नंबर पर पानी के लिए आपको निर्भर नहीं रहना। खेत में काम करने के लिए आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना। अब ये कैसे संभव है? ये केवल तब संभव है जब आपके आसपास का आदमी आपके लिए अवेलेबल हो और आप उसके लिए अवेलेबल हो। इसका मतलब जो खेती है या जो ये काम है, ये सह अस्तित्व की भावना से होकर के किया जाए कि नहीं। भूख किस किस को लगी है बताओ? अभी किस किस को लगी है? अरे सेशन तो बाद में पूरा कर लेंगे, सेशन तो बाद में पूरा कर लेंगे, क्योंकि दूर से भी आए होंगे ना कुछ लोग। थोड़ा थोड़ा लगी है, चलो हाँ कर दो, इसको बंद कर दो।